हेलो एवरीबॉडी, आज हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। बच्चों, ये चैप्टर इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इस चैप्टर में हम क्लास 12th में जो इकोनॉमिक्स है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उस मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं आगे चैप्टर्स में। उन न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए, उन न्यूमेरिकल्स को जानने के लिए, उनके कॉन्सेप्ट को ज़्यादा डीपली जानने के लिए हमको कुछ टर्म्स हैं, कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें इकोनॉमिक्स में यूज होती रहेंगी बीच बीच में, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आप इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त या कुछ टेक्निकल चीज़ें अगर घूम के आ गई क्वेश्चंस में तो वहाँ पे चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, फंसा सकती हैं। तो इस वीडियो का आज मेनली मकसद ये है कि हम कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ इकोनॉमिक टर्म्स को हम लोग इस तरह से समझ लें ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स में प्रॉब्लम ना होने पाए। वैसे भी एमसीक्यूज में और शॉर्ट क्वेश्चंस में इसमें से क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं, तो आपको डीपली इनको समझने की बहुत जरूरत है। 2 वीडियोस की सीरीज बनेगी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली। ये पहली वीडियो है, अभी दूसरी वीडियोस फिर आगे आ जाएगी आपके पास, उसके बारे में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है उसका हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। द चैप्टर इज बेसिक इकोनॉमिक्स टर्म्स। बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स। अच्छा, बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स की हम बात करें तो बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स तो बहुत सारे हैं, या बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो बहुत सारे हैं इकोनॉमिक्स में। अब हम लोग मेनली किसकी बात करेंगे? यहाँ पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, जो क्लास 12th में है। बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या बेसिक इकोनॉमिक्स टर्म्स एंड उनके कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे। तो आज हम लोग जो जो टर्म्स समझने वाले हैं उनका हम हल्का सा आपको ओवरव्यू दे दें कि आज हम लोग किस टर्म्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो जो सबसे पहला टर्म होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी। टेरिटरी की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, फिर भी देखते हैं। RI, चलो सही हो गई, डोमेस्टिक टेरिटरी। दूसरा, डोमेस्टिक टेरिटरी के बाद हम लोग क्या देखेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी के बाद हम लोग देखेंगे नॉर्मल रेसिडेंट। सेकेंड टर्म देखेंगे हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट। दूसरा, तीसरा हो गया सिटीजनशिप। सिटीजनशिप। चौथा, रेसिडेंट। रेसिडेंट एंड साथ साथ इसके हम लोग एक और टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, वो होता है, वो लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया है, लेकिन फिर भी उनके बारे में हम बात करेंगे। वो है हमारा फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स। ये टाइप्स ऑफ गुड्स एक डिटेल्ड टॉपिक है। अगर आज की वीडियोस ने मुझे परमिट किया, मतलब अगर बहुत लेंदी नहीं हो रही है, तो हम उस टॉपिक को कवर करेंगे, वरना नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे कितने टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है जिसको आज हम कवर करने जा रहे हैं, वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी। बच्चों देखिए, ये जो वर्ड है डोमेस्टिक टेरिटरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि ये आपके जो चैप्टर है नेशनल इनकम, इसमें इस एक वर्ड से, डोमेस्टिक टेरिटरी वर्ड की वजह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट चेंज हो जा रहे हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये वर्ड, जैसे हम डोमेस्टिक की बात करें तो जैसे ये इंडिया का नक्शा है, एक रफ फिगर बनाते हैं इंडिया के नक्शा का। हम बहुत बड़े आर्टिस्ट तो नहीं है, लेकिन एक ट्राई करते हैं। ये इंडिया है, ये इंडिया का नक्शा है, मान लेते हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट नहीं है लेकिन एक रफ फिगर मानते हैं। ये इंडिया का नक्शा है, यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा नेपाल है। नेपाल तो इंडिया के बाहर का पार्ट हो गया, ठीक है। ये कश्मीर है, ठीक है, गुजरात है। ये अलग अलग हमारे इंडिया के
एरिया है, ठीक है। अब इस इंडिया को हम अगर अपना घर मान लें, अपना घर मान लें, घर 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 घर, ठीक है, अपना घर मान लें, अगर पूरे देश को अपना घर मान लें, तो इस घर के अंदर जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, अब जो भी काम हो रहा है, ये सारे किसके अंदर आएंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। तो यानी डोमेस्टिक मतलब घरेलू, घर के अंदर। अगर देश को हम अपना घर मान लेते हैं तो घर के अंदर की जो भी चीजें हैं वो किस में आएंगी? डोमेस्टिक टेरिटरी में। इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये ड्राइंग बड़ी गंदी लग रही है। वैसे भी मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें, अगर इंडिया के अंदर हम लोग कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं, कुछ भी, तो वो हमारे कहाँ पे आएगी? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी। अब हम आपको बता दें, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है हमारे देश के अंदर, जो देश के अंदर है, पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर, ध्यान से सुनना, पॉलिटिकल फ्रंटियर, पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब यहाँ बॉर्डर्स हो गए, ठीक है। अब कौन से बॉर्डर? पॉलिटिकल बॉर्डर्स, इमेजिनरी बॉर्डर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पॉलिटिकल बॉर्डर्स की बात कर रहा हूं। ये पॉलिटिकल बॉर्डर्स का मतलब क्या हुआ? जैसे इंडिया में आपने देखा है, तो इंडिया में जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो इंडिया से सटा नहीं है, वो इंडिया के बाहर है, बट स्टिल वो इंडिया का पार्ट है। इसका मतलब वहां पे पॉलिटिकल कहाँ की कंडीशन चलती है? इंडिया की कंडीशन चलती है। इसका मतलब वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। इसका मतलब हम लोग ये बात कह सकते हैं कि जो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी है, जो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी है, वो हमारे देश के अंदर आने वाली सब चीजें इंक्लूड करती हैं। बट ये एक आम भाषा में, एक आम लोगों के लिए, आपकी जानकारी के लिए है। बट जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। हमको कुछ और टेक्निकल चीजों को समझने की जरूरत है। जैसे कि हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें हमारे देश के अंदर जो चीजें हैं वो हैं, लेकिन क्या सारी देश के अंदर की चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी? क्या ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो हमारे देश के बाहर हैं फिर भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी? तो आंसर इज ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। एज एन एक्सपर्ट आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे कुछ चीजें हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला जो एम्बेसी होती है, एम्बेसी, ये एम्बेसी में काम करने वाले लोगों को थोड़ा ध्यान से हमको समझने की जरूरत है। जैसे एम्बेसी होता क्या है? एम्बेसी को हम लोग बोलते हैं दूतावास, दूतावास। अब ये दूतावास क्या होता है? जैसे कि इंडिया है, और इंडिया बहुत सारे वर्ल्ड की कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है, और बहुत सारे लोग इंडिया में आते हैं विदेशों से, और यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं। तो इंडिया के अंदर मान लीजिए कोई अमेरिका से आ रहा है, तो अमेरिका से कोई इंडिया में आ रहा है, तो इंडिया में कोई अमेरिका की एक ऐसी ऑफिस होनी चाहिए ना, जो अमेरिका के आने जाने वाले लोगों के बारे में जानकारी रखे, उनके आने जाने का परमिशन पे ध्यान दे, उनका ध्यान दे। तो अमेरिका ने अपना एक ऑफिस, दूतावास, दूत, ठीक है, एक दूतावास, दूत मतलब होता है वहां का व्यक्ति, वहां का मैसेंजर, वास मतलब यहाँ आवास से आया, उसका घर, मतलब वहां का कोई ऐसा ऑफिस, ऐसा घर यहाँ मौजूद है जो वहां के लोगों के लिए ध्यान देगा। तो इंडिया में अगर कोई अमेरिका का ऑफिस है तो वो क्या कहलाएगा? अमेरिकन एम्बेसी। उसी तरह अगर मान लीजिए पाकिस्तान का अगर कोई ऑफिस इंडिया में हो तो क्या कहलाएगा? पाकिस्तानी एम्बेसी। अगर मान लो स्विट्जरलैंड का कोई ऑफिस है तो उसको क्या बोलेंगे? स्विट्जरलैंड की एम्बेसी। जापान का कोई ऑफिस इंडिया में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जापान की एम्बेसी। ये इंडिया के अंदर की बात हुई। कुछ खास बातें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इंडियन बाहर जाना चाहते हैं, मान लो लंदन जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, तो इंडिया का भी तो एक ऑफिस वहां पे होगा, इंडिया का भी तो एक ऑफिस वहां पे होगा जो इंडियन के आने जाने का सारा कॉन्सेप्ट, सारी चीजें देखता है। वीजा पासपोर्ट के लिए भी लोग एम्बेसी में जाते हैं। भारत में दिल्ली है, दिल्ली में एक एरिया है, वहां पे मेनली एम्बेसीज ही हैं जहां पे लोग सारा काम करते हैं। कुछ मूवीज का एग्जांपल देते हैं, जो कि मूवीज का एग्जांपल एम्बेसीज में आप लोगों ने देखा होगा, और मूवीज से ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। एक मूवी हम लोगों ने देखी थी, बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान सलमान खान की बड़ी अच्छी मूवी थी। बजरंगी भाईजान की स्टोरी आप लोगों ने देखी होगी। तो इसमें एक छोटी सी बच्ची मुन्नी जो रहती है, वो पाकिस्तान से इंडिया आ जाती है गलती से, और बोल और सुन नहीं पाती है, तो उसको वापस जब पाकिस्तान पहुंचाना होता है तो ये बजरंगी भाईजान जो हमारे होते हैं सलमान खान जी, ये मुन्नी को तारों के नीचे से लेके जाते हैं पाकिस्तान। लेकिन आपने जब मूवी ध्यान से देखा होगा तो इससे पहले ये जो तारों के नीचे से पाकिस्तान जाते हैं, उससे पहले ये भारत में दिल्ली में एक एम्बेसी मौजूद रहती है।
वो पाकिस्तानी एम्बेसी है जिसमें जाके ये अप्लाई करते हैं, ये कोशिश करते हैं, पर वहाँ कुछ रॉयट्स होते हैं, कुछ दंगे होते हैं, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं। तो याद करिए वो जो ऑफिस है ना, वो पाकिस्तान की जो ऑफिस है जहाँ पे ये लोग बात करते हैं, जाके सलमान खान की बच्ची को ले जाना है, हमको प्रोसेस बताइए क्या प्रक्रिया करनी है, तो वो जो ऑफिस है वो क्या है, पाकिस्तान की एम्बेसी है, दूतावास है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और मूवी का एग्जांपल लेते हैं। एक बड़ी फेमस मूवी है आमिर खान की, पीके। पीके मूवी का जब आप लास्ट सीन देखेंगे तो लास्ट सीन में इंडिया से कॉल कराया जाता है पाकिस्तानी एम्बेसी में, ठीक है। तो पाकिस्तानी एम्बेसी में कॉल कराया जाता है। वो एम्बेसी क्या है, वो एम्बेसी क्या है, वो पाकिस्तान का ऑफिस था वहां पे यूके में, जहां पे लोग काम करते हैं। तो ठीक है, यहाँ सारी बातें समझ में आ गई कि एम्बेसी क्या है। एम्बेसी वो चीजें हैं जहाँ जो हर देश के पास मौजूद होती है, एक ऐसी ऑफिस जो दूसरे देश के लोगों के आने जाने के लिए सारा काम देखती है, उनका ध्यान रखती है, उनका वीजा पासपोर्ट सारे काम करती हैं, अप्रूवल करती हैं, ये सारी चीजें एम्बेसी में होती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये एम्बेसी में जो लोग काम करते हैं, टॉपिक पे आते हैं वापस, हमने तो एम्बेसी समझ लिया। अब ये एम्बेसी में जो लोग काम करते हैं, जो एम्बेसी में लोग काम करते हैं, मान लीजिए कि इंडिया में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसमें कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है। वो व्यक्ति काम कर रहा है, वो काम इंडिया में कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, वो काम इंडिया में कर रहा है, पर वो काम कर किसके लिए रहा है, वो काम कर रहा है पाकिस्तान के लिए। ध्यान से सुनिएगा, वो काम कर रहा है पाकिस्तान के लिए, वो है इंडिया में, ऑफिस इंडिया में। मतलब अगर लैंड के एरिया की बात करें, वो तो लैंड एरिया से तो इंडिया के अंदर है, बट उसकी वर्किंग कहां हो रही है, पाकिस्तान के लिए हो रही है। तो वो आदमी एक्चुअली में पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, तो वो आदमी इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं इंक्लूड होगा, वो आदमी वहां के डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि लंदन के इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, लंदन के इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, तो वो इंडिया के लिए काम कर रहा है, तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया, एम्बेसी की बात हमने कर लिया कि कोई एम्बेसीज है या फिर कोई और है जो इंडिया में काम करता है, तो वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। अब आते हैं कुछ और टॉपिक्स पे, इसको क्लियर कर देते हैं, कुछ और टॉपिक्स की बात करते हैं। एम्बेसी के अलावा हमारे यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल डिप्लोमैट्स होते हैं, पॉलिटिकल डिप्लोमैट्स। ये पॉलिटिकल डिप्लोमैट्स कौन होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो मंत्री होते हैं, नेता होते हैं, जो विदेशों में आते जाते रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोल दें, अगर भारत के रक्षा मंत्री हैं, ठीक है, वो रशिया चले गए, ठीक है, या चाइना चले गए, तो वो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ मीटिंग्स कर रहे हैं, वहाँ हम लोगों ने बहुत सारे इंटरेक्शंस किए हैं, तो इसका मतलब क्या, वो वहाँ जाके काम कर रहे हैं, तो क्या वहाँ का डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा, नहीं, वो इंडिया के हैं, वो इंडिया के पॉलिटिकल लीडर हैं, तो वो इंडियन में इंक्लूड होगा। इसको हमने बोला गया पॉलिटिकल डिप्लोमैट्स। और मिलिट्री के हेड्स भी होते हैं, बहुत सारे मिलिट्री के हेड्स होते हैं, तो पॉलिटिकल डिप्लोमैट्स, मिलिट्री पर्सन्स, ये सब भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में काफी ध्यान देने वाली चीजें हैं। ये जिस देश के हैं उस देश का काम, जिस देश में जा रहे वहां नहीं, जिस देश के हैं वहां के डोमेस्टिक टेरिटरी में ये इंक्लूड होंगे। अब आते हैं कुछ ऑफिसेस की बात करते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली बात है, अगर कोई व्यक्ति 1 साल से ज्यादा समय तक भारत में रह जा रहा है, तो वो भारत के 1 साल से ज्यादा समय के लिए अगर भारत में काम करने लग रहा है और भारत में जॉब कर रहा है, तो उसको हम लोग भारत का पार्ट मानेंगे। कुछ और बातें बता देते हैं। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी होती है, जैसे WHO, UNO, ठीक है, और यूनिसेफ, ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली ये किसी एक देश की संस्था नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए काम करती हैं। समझ में आ गया। अब जैसे अगर WHO का कोई ऑफिस इंडिया में है और यहाँ पे कोई अमेरिकन काम कर रहा है, WHO का ऑफिस इंडिया में है और कोई अमेरिकन आके काम कर रहा है और 1 साल से कम समय के लिए उसने काम किया, तो याद रखिएगा उसका जो भी काम है वो US के डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा।
यूएस के डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है। वही ठीक इसका उल्टा, अगर कोई यूएस में यूएनओ का ऑफिस है, वहां कोई इंडियन काम कर रहा है, तो वो 1 साल से कम के लिए काम किया तो वो कहाँ इंक्लूड होगा, इंडियन में। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें भी हमारी कहाँ पे आ जा रही हैं, ये डोमेस्टिक टेरिटरी के कैलकुलेशन में। यूएनओ है, यूनिसेफ है, इन सब के लिए बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। बातें समझ में आ गई। तो ये हम लैंड से अलग होकर बात कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को समझ रहे हैं। और क्या क्या चीजें हमको ध्यान देने वाली चीजें हैं, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिप्लोमैट्स पढ़ा, मिलिट्रीज पढ़ा, इंटरनेशनल बॉडीज पढ़ा। अब कुछ ऐसी चीजों की बात करते हैं जो कि दो देशों के बीच में आ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर फ्लाइट्स की बात करते हैं, ठीक है, फ्लाइट, ये इंडिया है, ये चाइना है, ठीक है। अब इंडिया का कोई फ्लाइट है, वो हमेशा चाइना आ रहा है, जा रहा है, वो फ्लाइट कहाँ की है, इंडिया की है, ठीक है, वो इंडिया की फ्लाइट है, इंडिया में रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी फ्लाइट है। तो अब ये चाइना में आ जा रहा है, तो ये इसका ऑपरेशन तो दो देशों में होने लगा, इसका काम तो दो देशों में चल रहा है। इसको इंक्लूड कहाँ करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे हम लोग इंडिया में, ठीक है। अगर मान लेते हैं इसको और उल्टा मान लेते हैं, जापान मान लेते हैं, जापान, ठीक है, जापान और चाइना के बीच में अगर कोई फ्लाइट चल रही है, बट वो बिलोंग कर रही है इंडिया से, वो बिलोंग कर रही है इंडिया से, यहां इन दोनों के बीच में काम कर रही है पर बिलोंग कर रही है वो इंडिया से, तो वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट माना जाएगा, 1 साल से कम समय के लिए है। क्लियर हो गया। और कुछ बातें कर लेते हैं। फ्लाइट्स की बातें हो गई, मंत्रियों की बातें हो गई, एम्बेसीज की बातें हो गई। अब बात करते हैं समंदर की, ठीक है। देखिए जो हमारा समंदर है, वो समंदर बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, ठीक है। बट जैसे कुछ एग्जांपल्स की बात कर दें तो चाइना है, चाइना इंडियन ओशन में बहुत दूर तक कहता है कि मेरा एरिया है। जैसे इंडिया है, श्रीलंका है, इंडिया के भी जो जहाँ इंडिया का लैंड खत्म होता है, इंडिया का ये इंडिया का नीचे का पार्ट है, तो यहाँ पे समंदर है पूरा। अगर ये समंदर है, ये पूरा समंदर है, अब ये पूरे समंदर में एक एरिया डिसाइडेड होता है कुछ माइल्स का, ठीक है। अब ये जो एरिया है, इस एरिया के, अब ये देखो ये लैंड से तो अलग हो गया, ये लैंड से तो अलग हो गया, लेकिन ये बहुत दूर तक यहाँ पे लोग चाहें तो फिशिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये फिशिंग करने के लिए ये जो फिशरमैन जा रहे हैं, ये जो नाविक जा रहे हैं, ये सब लोग इंडियन, वो उस एरिया को हम इंडिया का पार्ट मानेंगे, और वहां तक अगर कोई शिपिंग की जा रही है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, ये शिपिंग इंडिया के लिए हो रही है, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में। अच्छा, कुछ और खास बातें, अगर ये बॉर्डर क्रॉस करके आप चले गए कहीं और पे, तो उसको इलीगल मान लिया जाता है। एक मूवी और बताते हैं आपको, आज बड़ा मूवीज वाला सीन चल रहा है। एक मूवीज आई थी शाहरुख खान की, ठीक है, आज सारे खान चल रहे हैं, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान की मूवीज आई थी। मुझको मूवी का नाम ठीक से नहीं याद आ रहा है। हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस, ठीक है। चेन्नई एक्सप्रेस में आप लोगों ने देखा होगा कि ये शाहरुख खान जब भागने की कोशिश करते हैं तो शिप में बैठ जाते हैं, और शिप में बैठ करके वो चले जाते हैं श्रीलंकन एरिया में, ठीक है। तो वहाँ पे भी उनको बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। वहाँ पे कुछ लोगों ने उनको श्रीलंकन मान के पकड़ लिया, कुछ लोगों ने इंडियन मान के उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो यहाँ पे भी आप याद रखिएगा, उस एरिया के बाहर नहीं जाना, उस एरिया के अंदर ही हमारी सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी की पार्ट। तो आई थिंक डोमेस्टिक टेरिटरी हम लोगों ने काफी डीप में समझ लिया है। डोमेस्टिक टेरिटरी एक नॉर्मल केस में हमारे देश के अंदर की सारी चीजें आ गई, बट डीप में जाएंगे तो एम्बेसीज, पॉलिटिकल डिप्लोमैट्स, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, ऑफिसेज हैं, इन सब का, जो इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं, इन सबको हम काफ़ी डीप में समझेंगे तो हमको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा डोमेस्टिक टेरिटरी का। तो यहाँ पे हमारा पहला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया डोमेस्टिक टेरिटरी का। तो आई थिंक ये हमने डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया। अब अगला मेरा पॉइंट आ रहा है नॉर्मल रेसिडेंट। ये बड़ा खतरनाक है, न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो नॉर्मल रेसिडेंट की बात करते हैं। भैया नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? नॉर्मल रेसिडेंट, अच्छा आप लोगों ने अक्सर ये नाम सुना होगा, एनआरआई। एनआरआई, ठीक है। तो एनआरआई क्या होता है? ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है। तो जो रेसिडेंट नहीं है वो नॉन रेसिडेंट, और जो रेसिडेंट है वो नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। तो एनआरआई जो नॉन रेसिडेंट हैं और जो एनआरआई नहीं है वो क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट। तो नॉर्मल रेसिडेंट की बात करें तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे केवल व्यक्ति नहीं होता है, इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं भी आती हैं। मतलब इसका मतलब एनी पर्सन, इन इंस्टीट्यूशंस, एनी पर्सन, एनी इंस्टीट्यूशंस, ये सभी एनी कंपनी, कोऑपरेट, कुछ भी, ये सारी चीजें हम
रेसिडेंट में इंक्लूड करते हैं। तो अगर पर्सन की बात करेंगे तब भी हम नॉर्मल रेसिडेंट की बात की कैटेगरी में रख सकते हैं, और कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई ऑफिस हो, कोई कॉर्पोरेट हो, तो उनको भी हम लोग रेसिडेंट के तौर पे पढ़ सकते हैं। तो रेसिडेंट होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? रेसिडेंट बनने के लिए सबसे ज़्यादा 2 बातों का ध्यान रखना है, 2 बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात है वो ये है कि आप जब भी रेसिडेंट की बात करेंगे तो रेसिडेंट का मतलब होता है वो आदमी क्या हो, नॉर्मल रेसिडेंट, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में हो। अभी डोमेस्टिक टेरिटरी हमने पढ़ा ना, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काम कर रहा हो, ध्यान से सुनिएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काम कर रहा हो, पहली चीज। दूसरी चीज, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जरूर लाई करना चाहिए, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये जरूर, ये 2 चीजें अगर फुलफिल होंगी तभी किसी को आप नॉर्मल रेसिडेंट मान सकते हैं। जब 2 चीजें फुलफिल होंगी तभी, कोई एक भी मिसिंग है तो आप नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे बात उठता है डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है भाई? आई थिंक चलो कोई बात नहीं, हम इसको फिर से हम लिख देते हैं एक नए पेज पे, ठीक है। तो यहां पे हो गया डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काम होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इरेजर पेन, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। अब देखिए हमने आपको डोमेस्टिक टेरिटरी तो बता दिया, ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है। देखिए सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट की जब भी हम बात करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया कि वो व्यक्ति जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है वो उसी देश में कर रहा है और उसी के लिए कर रहा है। वो कमाना, खाना, इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग करना, जो भी ट्रांजेक्शन है, कंजम्पशन करना, प्रोडक्शन करना, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो उसी देश में करना चाहता है, उसी देश के लिए करना चाहता है। याद रखिएगा, उसी देश के लिए करना चाहता है, उसी देश में करना चाहता है। ये दोनों चीजें जब होंगी तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल रेसिडेंट, रेसिडेंट। अब अच्छा, पिछला कॉन्सेप्ट जो हमने अभी आपको बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आदमी एम्बेसी में काम कर रहा है, ठीक है। अब जैसे इंडिया में कोई आदमी है, मैंने एग्जांपल दिया है कि इंडिया में पाकिस्तान की एम्बेसी है, ठीक है, वो आके इंडिया में काम कर रहा है एम्बेसी में, लेकिन याद रखिएगा वो काम यहाँ कर रहा है, यानी यहाँ पे रुका हुआ है, पर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, किसके लिए काम कर रहा है? वो कर रहा है पाकिस्तान के लिए, मतलब उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है? पाकिस्तान के लिए। चाइना का कोई व्यक्ति है तो कहाँ के लिए है? चाइना के लिए। जापान का कोई व्यक्ति है तो कहाँ के लिए? जापान के लिए। इसका मतलब कि कोई व्यक्ति अगर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मेरे देश में रखेगा तभी हम उसको अपना नॉर्मल रेसिडेंट मानेंगे। अगर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका किसी और कंट्री के लिए है तो यहाँ का रेसिडेंट नहीं है, वो उसको हम लोग यहाँ का रेसिडेंट नहीं मानेंगे। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो विदेशों में जाके रहते हैं और वहीं रह जाते हैं, वहीं बस जाते हैं, वहीं कमाते हैं, वहीं खाते हैं। वो यहाँ तो पैदा हुए हैं फिर लेकिन वहाँ जाके बस गए। तो वहाँ जाके बस जाने के बाद क्या हुआ? वो वहीं कमाने लगे, वहीं खाने लगे, वहीं जीने लगे। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? वो कौन है? NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट इंडियन। बात समझ में आ गई? तो हम लोगों ने नॉर्मल रेसिडेंट पढ़ लिया, हम लोगों ने अभी डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ लिया। अभी कौन सा टॉपिक बचा हुआ है मेरा? सिटीजनशिप। हाँ, सिटीजनशिप एंड रेसिडेंट। देखिए ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप और रेसिडेंट, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी व्यक्ति सिटीजन कब कहलाता है, कोई भी व्यक्ति सिटीजन कब कहलाता है? सिटीजन जब वो व्यक्ति किसी देश में पैदा हो गया। तो याद रखिएगा, पैदा होना इज अ लीगल कॉन्सेप्ट। ये क्या है? एक लीगल कॉन्सेप्ट। लॉ उसको कह रहा है कि भैया तुम इस देश में पैदा हुए हो तो इस देश के आप सिटीजन हो। लेकिन जहां रेसिडेंट की बात आ गई, रेसिडेंट, तो रेसिडेंट हमारे इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ पार्ट है। इसका मतलब इसको ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हो गया, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हो गया, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये लीगल कॉन्सेप्ट और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में क्या है? यहाँ लॉ कह रहा है भैया ठीक है, कोई आदमी सिटीजन कब हो सकता है? 2 चीजों से हो सकता है। सिटीजन कब हो सकता है? पहला वो उस देश में पैदा हुआ हो। दूसरा
वहां पे जिस देश में है वो, किसी भी देश में, वहां सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करे। ये गवर्नमेंट से अप्रूवल मांगता है, कहता है कि भैया मैं आपके देश का नागरिक बनना चाहता हूं, तो वहां पे वो क्या कहता है, मुझे सिटीजन वहां का आप बना लीजिए, मुझे वहां की सिटीजनशिप दे दीजिए, तो लॉ के माध्यम से वो सिटीजन बन सकता है। लेकिन जब हम रेसिडेंट की बात करेंगे तो रेसिडेंट की बात हम करेंगे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से, यानी हम देखेंगे वो आदमी कमा खा कैसे रहा है, क्या कर रहा है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि सिटीजन और रेसिडेंट एक ही होते हैं क्या, तो आंसर इज नहीं, दोनों में डिफरेंस है। एक व्यक्ति एक समय में एक देश का सिटीजन और एक देश का रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन ठीक अगर इसी कॉन्सेप्ट को और देखें तो एक व्यक्ति सिटीजन यहाँ एक देश का हो सकता है, पर रेसिडेंट दूसरे देश का भी हो सकता है। तो वन पर्सन एक समय में एक देश का सिटीजन और दूसरे देश का रेसिडेंट हो सकता है। देखिए, अगर हम इन सब की बातों को और डीप में जाने के लिए समझें तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आप लोग जब ग्रेजुएशन में जाएंगे और आप लोग जब इनकम टैक्स पढ़ेंगे, या कुछ बच्चे जो सीए करने वाले हैं वो भी जब इनकम टैक्स पढ़ेंगे, तो इनकम टैक्स में आपके सिटीजन और रेसिडेंट्स के लिए बहुत डीप में कॉन्सेप्ट दिया गया है। उसमें नंबर ऑफ डेज है कि कितने दिन के लिए आप रहना है, 182 या 186 डेज है, 365 डेज है, एक साल में कितने दिन रह सकते हैं आप, कितने बार आना जाना है, आपने 10 साल में कितने दिन बिताए हैं, ये सब कॉन्सेप्ट है, बहुत डीप में कॉन्सेप्ट है। फिलहाल वो इनकम टैक्स का पार्ट है, जब इनकम टैक्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। फिलहाल इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग केवल सिटीजन और रेसिडेंशिप की बात करेंगे अभी। अच्छा, कुछ टॉपिक्स मैंने अभी क्लियर किया था। मान लीजिए अभी मैच हो रहा है इंडिया और वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया और आयरलैंड का, तो अभी इंडिया जो के प्लेयर्स जो हैं वो यूएस में जा करके, वर्ल्ड कप अभी यूएस और वेस्ट इंडीज में हो रहा है, तो वर्ल्ड कप जाके खेल रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके वो खेल रहे हैं, तो वहाँ पे सारा काम हो रहा है, तो क्या वो वहाँ के पार्ट हो गए? नहीं, वो यहाँ के पार्ट हो गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ पैदा हुए हैं पर पढ़ने के लिए फॉरेन चले गए, लंदन चले गए, यूएस चले गए, ठीक है, वो रशिया चले गए, कहीं बाहर चले गए विदेश में, तो क्या वो पढ़ने के लिए गए हैं, वहाँ पे नॉलेज गेन करने के लिए गए हैं, तो क्या वो वहाँ के सिटीजन हो गए, वहाँ के रेसिडेंट हो गए? नहीं, वो यहीं के हैं। बहुत सारे बॉर्डर वर्कर्स होते हैं। बॉर्डर वर्कर्स का मतलब ऐसे वर्कर्स जो एकदम बॉर्डर के पास रहते हैं, वो अक्सर सामान खरीदने बेचने के लिए, आने जाने के लिए बॉर्डर्स क्रॉस करते रहते हैं, तो उनको भी हम नहीं मानेंगे। इंडिया का बॉर्डर तो बहुत सेंसिटिव है, पर विदेशों में बहुत सारे वर्ल्ड के बॉर्डर इतने इजी वे में क्रॉस किए जाते हैं, इतना एक लाइन खींच के बॉर्डर बना दी गई है, इस लाइन के उधर दूसरा देश, इस लाइन के इधर दूसरा देश, आराम से लोग आते जाते हैं, बहुत सारा अच्छा माहौल है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो वहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति रेगुलर बेसिस पे आ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो स्टूडेंट है, वो टूरिस्ट है। टूरिस्ट को भी आप नहीं मान सकते। इंडिया में कोई टूरिस्ट आ गया बाहर से फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी आ गया यूएस से, ठीक है, या रशिया से आ गया इंडिया में, जापान से आ गया, तो वो टूरिस्ट है, वो कुछ टाइम के लिए आया हुआ है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं है, तो वो वहाँ का रेसिडेंट है। समझ में आ गया? तो यहाँ तक हमने बातें की किस चीज़ की, सिटीजनशिप की, रेसिडेंटशिप की। अभी देखिए टॉपिक क्या क्या बचा हुआ है। तो हम लोगों ने डोमेस्टिक टेरिटरी देख लिया, नॉर्मल रेसिडेंट देख लिया, हमने सिटीजनशिप देख लिया, हम रेसिडेंटशिप देख लिया। अब एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए बच्चों, ये हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, फिर भी यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए फैक्टर इनकम क्या होता है, हम नया पेज नहीं खोलेंगे, इसी में समझाने की कोशिश करेंगे। फैक्टर इनकम का मतलब क्या हो गया? अभी मैंने प्रीवियस वीडियोज में जहाँ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ाया था, उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि जो फैक्टर इनकम है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन में हमने मेहनत की, हमने काम किया, उस प्रोडक्शन में मदद करने की वजह से मैंने जो अपने सर्विस को दिया है, फैक्टर सर्विस दिया है, उस फैक्टर सर्विस के बदले में मुझे जो पेमेंट मिलता है, जो इनकम मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम। ये कमाया हुआ इनकम है, ये अर्नड इनकम है, इसको अर्नड इनकम भी बोलते हैं। तो फैक्टर इनकम, मैंने प्रोडक्शन में हेल्प किया, मैंने कोई चीज प्रोड्यूस किया, मैंने अपना प्रोडक्शन सर्विस वहां प्रोवाइड किया, उसके बदले में हमको कुछ मिला, तो उसको हमने बोला फैक्टर इनकम। ठीक है। अब ट्रांसफर इनकम क्या है? ये ट्रांसफर इनकम बड़ा मजेदार चीज है। ट्रांसफर इनकम वो इनकम है जो हमको मिलता तो है पर हमने इसको कमाया नहीं है। ये अनअर्न्ड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम, कमाया नहीं है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मुझे पैसा तो मिल गया पर मैंने इसके बदले में कोई प्रोडक्शन नहीं किया है, मैंने कोई भी प्रोडक्शन में हेल्प नहीं किया पर मुझे मिल गया है ये इनकम, इसको बोला गया ट्रांसफर इनकम। अब यहाँ सवाल उठता है, सर ऐसे कौन से इनकम होते हैं? कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए। तो मैं बताता हूँ। आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं, जो पॉकेट मनी आपको मिला है दैट इज अ ट्रांसफर इनकम। अच्छा, भारत सरकार जो वृद्धा पेंशन योजना दे रही है, जो लोग वृद्ध लोग हैं उनको पैसा दे रही है, विधवा पेंशन योजना दे रही है, और भी एक तरह की योजना बड़ा फेमस है, कुछ साल पहले चला भी था,
अनएम्प्लॉयमेंट डेट मतलब भत्ता, बेरोजगारी भत्ता। आपने काम कुछ नहीं किया है, सरकार के ऊपर टेंशन है कि भैया हमारे युवा लोग काम नहीं कर रहे हैं, इनको भाई पैसा कैसे मिलेगा, कमाई कैसे होगी, तो सरकार ने अपनी तरफ से इनको पैसा दे दिया। तो एक्चुअली इन लोगों ने प्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं किया, इन्होंने पैसा पा लिया है, तो उसको हमने क्या बोला, ट्रांसफर इनकम। गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशन, चैरिटी, ये सब किसके पार्ट है, ट्रांसफर इनकम के पार्ट है। तो ये फैक्टर इनकम हो गया, ट्रांसफर इनकम हो गया। वीडियो लगभग आधे घंटे की हो गई है, इसलिए ये टाइप्स ऑफ गुड्स के लिए हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बनाने का विचार किया है। आई थिंक आज के जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल में बहुत डीपली आपको समझना जरूरी है। आगे और भी चैप्टर्स में अगर न्यूमेरिकल्स बताएंगे और डेफिनेशन बताएंगे तो हम देखेंगे वहां ये कैसे यूज होता है। आज का मेन क्लास क्या था, कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो हमने डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट, सिटीजन, रेसिडेंट, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, चीजों को समझा है। आई होप आप लोग को सारे डाउट्स क्लियर हैं। फिर भी अगर मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, आप प्लीज हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर देंगे। एंड आज के लिए होमवर्क, आप लोगों को 2 एग्जाम्पल फैक्टर इनकम के, 2 एग्जाम्पल ट्रांसफर इनकम के कमेंट सेक्शन में देने होंगे। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आगे पढ़ते रहिए, डाउट्स हो तो पूछते रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।